आप सभी को नमस्कार। मित्रों, कुछ अपरिहार्य कारणों से जनसुलभ पुस्तकालय पर इस बीच कई दिनों तक ऑनलाइन कार्यक्रम नहीं हो पाए। इसका हमें दुख है, मगर कुछ ऐसी दुखद और त्रासद स्थितियां भी घटी जिनके बीच इन कार्यक्रमों को स्थगित करने के अलावा संभवतः कोई और रास्ता हमें नहीं दिख रहा था। सुख बेशक हमारे पुरुषार्थ से संभव होता हो, मगर कई बार हमारा पुरुषार्थ कुछ इस तरह धराशायी होता है, औंधे मुंह गिरता है कि हम काल के आगे नतमस्तक होने के सिवा कुछ नहीं कर पाते। किसी को खोना, और वह भी असमय, पाने की सारी निरर्थकताओं से गुजरना भी है। जाने माने शायर महमूद शाम की गजल का यह मतला याद आ रहा है। वक्त के कितने ही रंगों से गुजरना है अभी, जिंदगी है तो कई तरह से मरना है अभी। जीवन में सभी रंगों से हमें दो चार होना पड़ता है। कई बार आंखें मिलाकर, तो कई बार घोर बेशर्मी से भी अपने किसी अजीज को विदा करना बेशर्मी ही तो है, और शायद हमारी सबसे बड़ी निरुपायता भी हमारे लिए परीक्षा और धैर्य की घड़ी भी। मित्रों, एक बड़े लेखक पर जब यह एकाग्र हो रहा है या हो रहा था, बीच में कुछ स्थगन आया और कई कड़ियां हम अपनी योजना अनुरूप आगे नहीं बढ़ा सके। ऐसे में हम अपनी हर मन स्थितियों में उसके पास जाना चाहते हैं। हम यह भी कोशिश करते हैं कि अपने भिन्न भिन्न मनोभावों के बीच उसके लिखे को पढ़ें, और दुख की स्थितियों में किताबें, शब्द हमारे और अधिक निकट हो आते हैं। अशोक वाजपेयी, जिन पर इन दिनों यहां एकाग्र हो रहा है, एक ऐसे ही कद्दावर कलमकार हैं जिनके पास जीवन के तमाम अच्छे बुरे अनुभवों का संग्रह है। कई कई रूपों में उनकी अभिव्यक्ति भी। अगर हम उनके कवि की बात करें तो स्वयं कवि अपने कवि कर्म को लेकर क्या कहता है, इसे सुन लेते हैं। अशोक जी लिखते हैं, मैं एक व्यक्ति हूं और मैं संसार को छूना चाहता हूं, पर कविता में छूने की एकमात्र विधि उसे ऐन्द्रिक स्तर पर पाने की है। यह ऐन्द्रिकता चाहे प्रेम की हो, चाहे मृत्यु की। अनकोट। हम पाते हैं, और पूर्व के कई वक्ताओं ने भी इस पर अपनी बात रखी, अलग अलग शब्दावली में, अपने अपने ढंग से, कि किस तरह अशोक वाजपेयी के यहां जीवन और मृत्यु परस्पर गलवहियां करते हुए मिलते हैं। किसी भी बड़े लेखक के यहां हम ऐसी स्थिति पाते हैं। मित्रों, आज अशोक वाजपेयी जी पर एकाग्र 2023 की यह 20वीं कड़ी है, और इसमें हमारे साथ हमारे समय के चर्चित कवि, गल्पकार गीत चतुर्वेदी जी उपस्थित हो रहे हैं। हमारे लिए यह निश्चय ही एक महत्वपूर्ण कड़ी है। एक अच्छा अनुभव होगा उन्हें सुनते हुए, अशोक वाजपेयी जी पर उन्हें सुनते हुए।
वे अपने इस वक्तव्य में उनको लेकर, उनके रचे और व्यक्तित्व को लेकर अपनी बात रखेंगे और अपनी तमाम व्यस्तताओं, रचनात्मक सक्रियताओं के बीच एक सर्जक की जो अनवरत यात्रा चल रही है, गीत जी, इस पर भी अपनी बात रखेंगे। भारतीय साहित्य में अशोक वाजपेयी जी का अवदान कैसे अपना एक वैशिष्ट रचता है, इस पर भी चर्चा होगी। कुछ खास, निजी, मगर वहीं पर उतने ही साहित्यिक महत्व के किस्से भी आज साझा होंगे। तो आइए हम इस अवसर पर उनका स्वागत करते हैं। गीत जी नमस्कार, हार्दिक स्वागत। बहुत धन्यवाद आपका अर्पण जी, बहुत शुक्रिया। और आपसे अनुरोध करता हूं कि आज की कड़ी में अपना वक्तव्य आरंभ करें। गीत जरूर चतुर्वेदी जी। जरूर, बहुत धन्यवाद आपका अर्पण जी। सबसे पहले तो मैं जन सुलभ पुस्तकालय और आपको धन्यवाद कहता हूं कि आप इतने जुझारूपन से, इतनी प्रतिबद्धता से और इतने समर्पण से साहित्यिक कार्यक्रम करते हैं, और खासकर अशोक वाजपेयी पर किया जाने वाला ये एकाग्र, ये इन सब के लिए मैं आपको अपनी तरफ से साधुवाद प्रेषित करता हूँ। और मैं कई सारे रचनात्मक यात्राओं का आपके साक्षी भी रहा हूँ और सहभागी भी रहा हूँ, और आज यहाँ बोलते हुए आपने ये न्योता दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ बातें अशोक जी के बारे में जो कहूँगा, उनके लिए पहले जी से ही कह दूँ मैं, ये ये जो बात मैं कह रहा हूँ, ये अविराम, अपरिमेय, अनिवार्य, अंतर्विरोध जो अशोक वाजपेयी के रचना संसार में हमें दिखते हैं, उन पर हैं। और जो सारी बातें मैं बोलूंगा, उसके बारे में पहले से ही कह दूं कि मैं अशोक वाजपेयी के रचना संसार की कोई व्याख्या नहीं कर रहा, अर्थ नहीं बता रहा, उदाहरणों के साथ कोई बात साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि अशोक वाजपेयी मुझे क्या और किस तरह सोचने के लिए उकसाते हैं, बस इतना कहने का प्रयास कर रहा हूँ। उनकी कविताएं मुझे चिंतन के लिए प्रेरित करती हैं, और मैं उन्हें प्रथमतः और अंततः कवि मानता हूँ, जो कविता के साथ साथ रचनात्मक, आलोचनात्मक गद्य भी लिखते हैं और भी कई काम करते हैं, लेकिन मुख्यतः कवि हैं, और जिनके लेखकीय व्यक्तित्व में नैतिक निर्भीकता का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक है। पिछले 15 वर्षों में अशोक वाजपेयी पर लिखने, बोलने के न्योते मुझे कई बार मिले, पर एक बार भी मैं उन पर लिख या बोल नहीं पाया। मैं बहुत चाहता था बोलना, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि अशोक वाजपेयी, जो कि हिंदी का विराट हैं, उनके बारे में कुछ बोलना मेरी क्षमता से परे है। और ठीक इस क्षण भी मुझे यही महसूस हो रहा है कि वो मेरे बस के नहीं है, मेरी क्षमता से परे हैं। मैंने दूसरे लेखकों पे बात की है, कई बार की है, और उसमें अनेक बार अशोक वाजपेयी के बारे में अपने विचारों को बीच बीच में जोड़ा है, टाँका है, लेकिन पूरी तरह अशोक जी पर बोलने का साहस अभी तक नहीं हुआ, अब भी नहीं है। लेकिन क्या कहते हैं ना, वो साहस जो होता है वो गुल्लक में जमा सिक्कों की तरह होता है, धीरे धीरे जुटता चला जाता है और फिर एक दिन तिलिस्म खुलने लगता है। तिलिस्म, अशोक वाजपेयी मेरे लिए एक तिलिस्म की तरह है। एक आदमी एक समय में एक साथ इतनी सारी जगहों पे कैसे रह सकता है, यही सबसे बड़ा तिलिस्म है। वो कवि हैं, आलोचक हैं, आयोजक हैं, प्रशासक रह चुके हैं, अब तो जन बौद्धिक या पब्लिक इंटेलेक्चुअल भी हैं, प्रतिरोध की आवाज हैं। ये सब चीजें एक साथ होना ही तिलिस्म है।
अच्छा हुआ जो उन्होंने कहानियां नहीं लिखी, उपन्यास नहीं लिखे, नाटक सिनेमा नहीं लिखा, वरना ये तिलिस्म और बड़ा हो जाता, तब इसे खोलना और असंभव हो जाता। मैं एक नजर मार के देखता हूँ दुनिया के तमाम कवियों को, जितनों को मैंने पढ़ा, जितनों को जाना, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है, एक साथ इतना सब कुछ नहीं है। कवि, आलोचक, आयोजक, प्रशासक, पब्लिक इंटेलेक्चुअल, प्रतिरोध की आवाज, कोई भी एक साथ इतना सब कुछ नहीं है, और कोई अगर हुआ भी हो तो इतना बड़ा नहीं हो पाया होगा। तो मैं समझ ही नहीं पाता कि ये क्या तिलिस्म है, और इतनी ऊर्जा आखिर आती कहाँ से है। क्या अशोक वाजपेयी के एक दिन में 48 घंटे होते हैं? ऐसे ही हैरानी जताते हुए एक बार मैंने उससे पूछा था कि दिन भर आप यही सब करते रहते हैं, तो पढ़ते कब हैं और लिखते कब हैं? तो उन्होंने कहा था, सुबह के समय। मैं उस समय में कोई समझौता नहीं करता। वो सुबह के समय लिखते हैं और उस समय में कोई समझौता नहीं करते, ऐसा उन्होंने कहा था। तो मैंने कहा, वो जो अवधारणा होती है ना, लेखक का एकांत, मैं उसमें बहुत गहरा यकीन करता हूँ। लेखक का एकांत, क्या आपको वो मिल जाता है? इस पर उन्होंने एक लंबा सा जवाब दिया था, जिससे मुझे समझ में आया कि इनके पास एकांत भी पर्याप्त होता है, लेकिन शायद ये हर्षोन्मत्त एकांतवादी नहीं है। हर्षोन्मत्त एकांतवादी ना होना कितना दुर्लभ होता है। ऐसा रचनाकार कितना दुर्लभ होता है। अपनी भाषा में एक ऐसे कवि को पाना, इससे तो खूब प्यार करना चाहिए, इससे तो खूब ईर्ष्या करनी चाहिए। और कोई हैरानी की बात नहीं है कि अशोक वाजपेयी को अपने जीवन में ये दोनों चीजें इफरात में मिली। उनसे खूब प्यार किया गया, उनसे खूब ईर्ष्या की गई। इसी बात से एक बात याद आती है। मुझे नहीं याद कि मैंने अशोक वाजपेयी को पहली बार कब पढ़ा था, लेकिन ये जरूर याद है कि मैं धीरे धीरे उनकी कविताओं के प्रेम में कैसे पड़ा। मैं 18 साल का था, मुंबई में रहता था, थोड़ी बहुत कविताएं लिखता था। वहां के वरिष्ठ लेखक मुझ पे खूब नजर रखते थे कि मैं क्या क्या पढ़ रहा हूँ। मुझे अज्ञे, निर्मल वर्मा या कुंवर नारायण को पढ़ने से हतोत्साहित किया जाता था, और अगर मैं अशोक वाजपेयी को पढ़ लूं तो जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। अपनी बातों से सब लोग मुझे तब भंभोड़ देते थे। उस समय मध्य प्रदेश में ना एक अलग ही संघर्ष चल रहा था, भोपाल वर्सेस जबलपुर, प्रगतिशील वर्सेस कलावाद। मुंबई के ज्यादातर साहित्यकारों का उस संघर्ष में कोई सीधा सीधा योगदान तो नहीं था, लेकिन उन पर इन सब बातों का असर बहुत पड़ता था। वे अपनी प्रगतिशीलता साबित करने का कोई मौका नहीं चूकते थे, तो वे बैठकों में, चाय खानों में अशोक वाजपेयी का खूब मजाक उड़ाते थे। मुझे लगता है हिंदी में अज्ञेय और निर्मल वर्मा के बाद सबसे ज्यादा उपहास किसी का किया गया तो वे अशोक वाजपेयी रहे होंगे, क्योंकि उपहास तभी किया जाता है जब लोग तर्कों से उत्तर नहीं दे पाते। तो हिंदी में तो ऐसा ही माहौल था। तो उस समय अशोक जी की एक कविता थी, पत्थर से केली करता है पत्थर। इस कविता की बड़ी चर्चा थी और इसका बड़ा उपहास किया जाता था। और ठीक यही, एग्जैक्टली यही आकर्षण का पहला क्षण रहा होगा, क्योंकि मुझे यह महसूस हुआ होगा कि उनमें कुछ न कुछ तो जरूर खास है, तभी तो इस कदर उपहास है। कि उनकी विशेषताओं ने एक साथ कई लोगों को बेचैन कर दिया है। तब मुझे याद है कि घर लौटने के बाद मैं देर रात तक उनकी कविताएं पढ़ता रहता। पहली बार मैंने इतना बड़ा रीडिंग टाइम उन्हें दिया था। तो उन उपहासों ने उनकी कविता के भीतर मेरे लिए नए अर्थ भर दिए थे। हालांकि वे एक तरह के शरणार्थी अर्थ थे। शरणार्थी अर्थ जो उस समय के हालात में, उस समय की परिस्थितियों में, जो एहसास हवा में प्रश्न की तरह भटक रहे थे, लेकिन कविता के भीतर अर्थ की तरह शरण ले रहे थे। प्रश्न की तरह भटकना और अर्थ की तरह शरण लेना। और तब से मेरे भीतर ये सवाल बार बार कौंधता है कि क्या सत्य भी
कविता के भीतर इसी तरह शरण लेता है? क्या कविता सत्य का स्थायी निवास है या उसके लिए महज एक शरणार्थी शिविर है? क्या कविता अर्थ का स्थायी निवास है या वो अर्थ के पड़ोस में रहती है? जैसे अशोक जी की कविताओं में और हमारी पूरी प्रकृति में एक रक्ताभ पुष्प हरी पत्तियों के पड़ोस में पनपता है। देखिए, ये दृश्य एक ही है, लेकिन इस दृश्य का अर्थ हर दृष्टि के लिए बदल जाता है। साधारण मनुष्य के लिए यह एक साधारण घटना है, लेकिन कवि इस संगति को अचंभित होकर देखता है। देखने से दृश्य बदल जाता है। कलात्मक आश्चर्य दृष्टि इसमें नए अर्थ डाल देती है। तो जैसा पाठक होता है, कविता का सत्य उसी हिसाब से बदल जाता है। क्या सच में? आखिर क्या होता है कविता का सत्य, साहित्य का सत्य, एक कलाकृति का सत्य? और इस सत्य के अशोक वाजपेयी के संदर्भ में क्या अर्थ हैं? जब मैं अशोक वाजपेयी की कविताओं को पढ़ता हूं तो कई बार इसी नजरिए से पढ़ना चाहता हूं। और इस सिलसिले में मुझे एक किस्सा याद आता है, एक घटना है और विश्व साहित्य के इतिहास की एक बड़ी घटना है। ये 19वीं सदी की घटना। फ्रांस के लेखक थे फ्लॉबेयर, रशियन थे तुर्गनेव। तो फ्लॉबेयर और तुर्गनेव के बीच एक लंबी चिट्ठी पत्री हुई थी। एक मोटी सी एक किताब है, क्या क्या मोटी सी एक किताब है उनके पत्रों की, क्या तो भी नाम है, यही होगी कहीं पर। तो खैर, बात यह कि फ्लॉबेयर जिन्होंने मदाम बावरी लिखा था और वे तुर्गनेव और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक खत में तुर्गनेव ने फ्लॉबेयर को सुझाव दिया कि टॉल्स्टॉय नाम का एक लेखक है और उनकी किताब वॉर एंड पीस की इन दिनों बड़ी चर्चा है, आप उसे पढ़िए। तो फ्लॉबेयर ने वॉर एंड पीस पढ़ी। उसके 2 खंडों से वो बेहद प्रभावित हुए, लेकिन तीसरे खंड से थोड़े से वो निराश हुए थे। उन्होंने तुर्गनेव को लिखा कि मुझे टॉल्स्टॉय पढ़वाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ये किताब मुझे अच्छी लगी, लेकिन मैं सोचता हूं इसमें फिलॉसफी ऑफ लाइफ के सिवाय आखिर क्या है। इस पूरी किताब में जिंदगी का फलसफा ही तो है, महज जिंदगी का फलसफा। और ये बात सच है। वॉर एंड पीस एक जीवन दर्शन है। फ्लॉबेयर को ये बात हजम नहीं हो पाई थी उस समय, क्योंकि वो तो अपने समय के सबसे बड़े कलाकार थे। उन्होंने लेखन कला और उपन्यास कला को बेहद ऊंचाई पर पहुंचाया था। यानी यहाँ की भाषा में कहें तो फ्लॉबेयर अपने समय के प्रकांड कलावादी थे, लेकिन उन्हें टॉल्स्टॉय में कोई कलात्मक क्रीड़ा नहीं दिखाई पड़ी। अशोक वाजपेयी को पढ़ते हुए ठीक यही बात महसूस होती है कि उनके भीतर कोई प्रकांड भयंकारी कला क्रीड़ा नहीं। वे तो जिंदगी के फलसफे की कविताएं लिखते रहे। और यही एक विडंबना है कि अशोक वाजपेयी को अपने समय का सबसे बड़ा कलावादी माना गया, बल्कि तमाम कलावादियों का नेता माना गया। अगर उनकी कविताएं गौर से पढ़ी जाएं तो उनमें आर्स पोएटिका यानी काव्य कला, तो अशोक वाजपेयी की कविताओं में आर्स पोएटिका को लेकर कोई बहुत बड़ा प्रयास नहीं है। कविता के भीतर सिर के बल खड़े हो जाने की कोई हास्यास्पद किस्म की चेष्टा नहीं। लेकिन यह अजीब है हिंदी की पॉलिमिक्स कि जिसे सबसे अधिक कलावादी माना गया वो दरअसल रूढ़ अर्थों में कलावादी नहीं है। वो तो मध्यवर्गीय जीवन की कविताएं लिखते हैं। ऐसी कविताएं कलावाद से बाहर निकल जाने पे संभव होती हैं। कलावाद की जो प्रचलित अवधारणा है उसके भीतर कैद रह करके नहीं होती। कलावाद की मान्य परिभाषाओं से बाहर निकलने के बाद ऐसी कविता संभव होती है, क्योंकि एक समय के बाद कविता अपनी ही कला का अतिक्रमण कर देती है। और जब कविता अपनी ही कला का अतिक्रमण करती है, वो दबाव मुक्त होने लगती है, तब जिंदगी की फांकें तैयार होती। अशोक वाजपेयी ने कोई बेहद महत्वाकांक्षी महाकाव्य नहीं लिखा, प्रबंध काव्य या नाटिकाएं नहीं लिखी। कविता के शिल्प में उन्होंने कोई दावा करती हुई तोड़फोड़ नहीं की, बल्कि वो अपनी उम्र, अपने समय के अनुसार अपनी कविताओं में जिंदगी के उस फलसफे को पकड़ने का प्रयास करते रहे जो बाकी कवियों की ओर से
सतत उपेक्षित जान पड़ता रहा। जिस समय कविता पे सामाजिक यथार्थ के चित्रण का दबाव था, वो प्रेम की कविताएं लिख रहे थे। जिस समय पारिवारिक नातों को, रिश्तों को और प्रिय व्यक्तियों को, दोस्तों को कविता से बाहर रखा जाता था, उस समय वो माँ पर, मित्रों पर, प्रिय संगीतकारों पर, चित्रकारों पर, इन पे कविता लिख रहे थे। जिंदगी के फलसफे को बयान करने का ये उनका अपना तरीका था, और यही प्रतिरोध का तरीका है, यही धारा में उल्टे बहने का तरीका है। प्रतिरोध की जिस चेतना को अशोक वाजपेयी में अब खोजा जा रहा है, दरअसल वो उनमें बहुत पहले से थी। ये अलग बात है कि उस समय हिंदी के लोग उसे देखना नहीं चाहते थे, वरना अशोक वाजपेयी की कविताओं की मुख्य वस्तु ही यही है, जिंदगी की फांक, स्लाइस ऑफ लाइफ। टॉलस्टॉय क्या कर रहे थे? यातना, युद्ध, प्रेम और शांति के बीच जिंदगी का फलसफा तलाश रहे थे, और अशोक वाजपेयी क्या कर रहे हैं? प्रेम, स्मृति, उम्मीद, आकांक्षा, पीड़ा और यातना जैसी अनुभूतियों के बीच जिंदगी की फांक, जिंदगी की स्लाइस खोज रहे थे। जैसे जिंदगी एक विशाल फल है जिसके कई फांकों को काटकर उससे कविता की पंक्तियां बना दी गई। ठीक इसी मौके पर मुझे दाग दहलवी का एक शेर याद आता है। क्या मिला दाग को ताउम्र जिंदगी के सिवा, क्या मिला दाग को ताउम्र जिंदगी के सिवा। और ठीक यहीं पे ना श्रीकांत वर्मा की भी एक पंक्ति याद आ जाती है। पूछती है सैयदा जिंदगी का क्या किया, पूछती है सैयदा जिंदगी का क्या किया। जिंदगी, और सिर्फ जिंदगी के मिले होने का एहसास है। फिर जिंदगी की उपादेयता, इसका प्रश्न है। फिर जिंदगी से क्या मिला, जिंदगी का क्या अर्थ है, इसका प्रश्न। फिर यह एक शरणार्थी अर्थ है या अर्थ के पड़ोस में खड़े होकर पूछा गया प्रश्न है, इस पे चिंतन। कुल मिलाकर अशोक वाजपेयी की कविता इन्हीं दो स्थितियों के बीच विस्तार पाती है। एक स्थिति दाग के यहां दिखती है, दूसरी स्थिति श्रीकांत वर्मा के यहां। दोनों के बीच में जो है वो अशोक वाजपेयी के यहां दिखती है। और इसी बात से मुझे रिल्के याद आ जाते हैं, महाकवि रिल्के, जो जीवन के अनंत विस्तार में, जो जीवन के अनंत विस्तार का आचमन और प्रश्नांकन करते थे। भाषा के आकाश में फैली घटाओं में अस्तित्व की विविध छटाओं को देखने का प्रयास करते थे। अस्तित्व की विविध छटाएं यानी जिंदगी की कतरी हुई, कुतरी हुई फांकें। और जिंदगी ऐसी कि जिंदगी जैसी न लगे, कभी लगे कि यह एक कल्पना है, कभी लगे कि यह एक स्वप्न है, कभी लगे कि यह मात्र स्मृति है। लेकिन वह एक मुकम्मल जिंदगी थी, क्योंकि यथार्थ उनमें अलग तरह से दिखता है। अशोक वाजपेयी उन कवियों में से नहीं है जो किसी फोटोग्राफर की तरह यथार्थ का सीधा फोटो खींच के रखते। जी हाँ, बाल कीर्ति जी, बहुत सुंदर शेर था दाग का, और अशोक जी की कविताओं के संदर्भ में तो बहुत एप्ट जान पड़ता है। तो खैर, यथार्थ की बात हो रही थी, कहानी मुझे याद आती है। यूनानी मिथकों में एक राक्षसी थी मेदुसा, उसके बालों की जगह सांप उगे हुए थे। अपनी दो मुही जीभ लपलपाते हुए सांप जो है वो शत्रु पे हमला कर देते थे। जो कोई मेदुसा की आंखों में आंखें डाल के देखता था, वो पत्थर का बन जाता था। मेदुसा निर्दयी थी, क्रूर थी, चारों ओर उसका आतंक फैला हुआ था। यूनान के सारे देवता उसके नाम से कांपने लगे थे। देवताओं का राजा था जियस। उसने कहा मेदुसा को काबू में करना होगा, लेकिन जो भी मेदुसा के सामने जाता था वो पत्थर का बन जाता। तो कैसे होगा उसका नियंत्रण? जियस ने एक नौजवान, पेर्सियस नाम का एक नौजवान था, उसे ये काम सौंपा। पेर्सियस ने एक बड़ी धारदार तेज तलवार बनवाई, उड़ने वाला एक जूता बनवाया और एक आईना लिया, और इन तीनों चीजों के सहारे वो निकल पड़ा मेदुसा को मारने।
मेदुसा से उसकी टक्कर हुई तब उसने देखा कि मेदुसा की आंखों में नहीं देखना है, बल्कि उसने उसकी ओर पीठ कर ली। उसके पास जो आईना था, उसने उस आईने में देखा कि मेदुसा कहाँ खड़ी है। उड़ने वाले जूते के सहारे वो जोर से उछला और आईने में देखते हुए उसने अपनी तेज धार तलवार से मेदुसा का सिर धड़ से अलग कर दिया। ये कहानी अपने आप में एक बड़ी प्रतीक है और काव्य कला, साहित्य कला से जुड़ी हुई प्रतीक है। मेदुसा कौन है? मेदुसा यथार्थ है। एक लेखक जब यथार्थ की आंखों में आंख डाल के देखता है, तो वो जैसे जड़ हो जाता है, संवेदनहीन पत्थर जैसा हो जाता है। वो यथार्थ के जादू में कैद हो जाता है, यथार्थ से सम्मोहित होकर मूर्तिवत हो जाता है। पत्रकार और राजनीतिक टिप्पणीकार यथार्थ की आंखों में आंख डालकर देखते हैं, लेकिन कवि, लेखक, कलाकार यथार्थ को तिरछी निगाह से देखते हैं। वो यथार्थ को नहीं, बल्कि यथार्थ के परावर्तन को देख के रचना करते हैं। इसीलिए इसीलिए दाली जैसा चित्रकार यथार्थ नहीं, अति यथार्थवाद की मदद लेता है। बोरहेस और मार्केस जैसे रचनाकार यथार्थ की नहीं, जादुई यथार्थवाद की मदद लेते हैं। रिल्के और महान ईस बॉनफुआ जैसे कवि अधिभौतिक यथार्थवाद की मदद लेते थे। एक अच्छा कवि यथार्थ को सीधी नजर से नहीं, बल्कि तिरछी नजर से देखता है। सीधी नजर से नहीं, बल्कि तिरछी नजर से। इसीलिए संस्कृत के सुभाषितों में अन्योक्ति, वक्रोक्ति और व्यंजना आदि की सराहना में यही बात कही गई कि जैसे सांप तिरछे चलता है, कवि को तिरछे देखना चाहिए। इसीलिए उनकी ज्यादातर कविताएं अभिधा की कविता नहीं। अशोक वाजपेयी की ज्यादातर कविताएं अभिधा की कविता नहीं है। हालांकि इधर के बरसों में उन्होंने अभिधा की आराधना अपेक्षाकृत अधिक आरंभ की, लेकिन उनकी सबसे अच्छी कविताएं उनकी तिर्यक दृष्टि की कविताएं, वही प्राचीन तिर्यक दृष्टि जिसमें उनकी कविता और कविता में उनकी आत्मा मानो करवट लेके लेटी हुई। अभिधा नहीं। अभिधा क्या है? अभिधा तेज बारिश में सिर पे लगाई गई छतरी है, जो महज आभास दिलाती है कि वो आपको बारिश से बचा रही है, लेकिन असल में वो बचाती नहीं है। हालात की जो हवा होती है, वो अभिधा के छाते को उड़ा ले जाती है और अभिव्यक्ति लगभग अनावृत हो जाती है, वृष्टि में भीगती रहती है। कवि होना कठिन है और कवि बने रहना और भी कठिन है। और यही तिर्यक प्रियता अशोक वाजपेयी को एक ऐसा कवि बनाती है जो भाषा के सामर्थ्य में आकंठ विश्वास करता है। भीतर एक सत्य है जो कि मनुष्य का सत्य है, व्यक्ति का सत्य है, साहित्य का सत्य है, और बाहर एक यथार्थ है, एक समाज है, एक राजनीति है और बहुत सारी घटनाएं। भाषा के भीतर और भाषा भीतर के सत्य और बाहर के सत्य, भीतर का सत्य और बाहर के यथार्थ के बीच एक सेतु का काम करती है। जब ये भाषा अर्थों की खिड़की से झांक के संसार को देखती है, तो उसे यथार्थ का नाम देती है। कवि जो है वो भाषा के इसी सेतु पे चलता है, उसके फर्श पर, उसकी दीवारों पर अपना सिर पटकता है, तब उसे एहसास होता है कि उसके सामने दो स्थितियां आएंगी, या तो वो यथार्थ का बंदी बन जाएगा या फिर भाषा का बंदी बन जाएगा। और इसी को उत्तराधुनिक शब्दावली में क्या कहते हैं? कैच 22 सिचुएशन, कि ना उगलते बने ना निगलते बने। फिर कवि इस सिचुएशन में बचता कैसे? एक कवि के पास इससे बचने का, इससे मुक्ति का एक मार्ग होता है, सत्य के अन्वेषण की आकांक्षा। सत्य के अन्वेषण की आकांक्षा कवि को इस परिस्थिति से रिहा करती। आकांक्षा ये एक महत्वपूर्ण शब्द है और स्मृति ये दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है। स्मृति और आकांक्षा अशोक वाजपेयी की कविताओं के दो मुख्य बिंदु हैं और उन्हें बचाते हैं। प्रेम, स्मृति, उम्मीद, आकांक्षा, पीड़ा और यातना, ये उनकी कविता के रक्षक तत्व हैं। और उम्मीद, जो कि उनके यहाँ खूब दिखती है। इन दिनों तो खैर उम्मीद की एक खिड़की खुले रखने पर खासा जोर है, जो कि दरअसल नाउम्मीदी से पैदा हो।
हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उम्मीद पीड़ा की ओर ले जाती है। उम्मीद का जन्म भी पीड़ा से होता है, यातना की अनुभूति से होता है। कितनी भी उम्मीद कर लें, एक नाउम्मीदी उसके समांतर चलती रहती है, और ये अशोक वाजपेयी की कविताओं में लगातार दिखाई देती है। उनके यहाँ ये एक क्रियाशील उम्मीद है, एक सक्रिय उम्मीद है। सक्रिय उम्मीद, ये टॉमस मान का दिया हुआ शब्द है, सक्रिय उम्मीद। उन्होंने कहा था साहित्य एक सक्रिय उम्मीद है। सही बात है, निष्क्रिय होती तो पीछे छूट जाती, अशोक जी की कविताओं से पूंछ की तरह झड़ जाती। सक्रिय है इसीलिए तो टिकी हुई है और अग्रशील है। और अशोक वाजपेयी को अनुभवों की आवाज सुनने वाला कवि बना देती। अनुभवों की आवाज को सुनना, अनुभवों की आवाज को सुनकर अनुभूतियों के चित्र में ढाल देने का कौशल, उसकी कला। अनुभव और अनुभूति, और अनुभव भी कौन सा। कुछ लोगों को लगता है कि जो कुछ उन्होंने जिया, जिंदगी में जो घटनाएं उनके साथ घटी, सिर्फ वही उनका अनुभव है। लेकिन अनुभव उतना ही विस्तृत शब्द है जितना विस्तृत यह संसार है। जिंदगी के अनुभव, कल्पना के अनुभव, स्वप्न के अनुभव, भाषा के अनुभव, मौन के अनुभव, जो पढ़ा उसका अनुभव, जो सुना उसका अनुभव, जो देखा उसका अनुभव, जो पढ़ने, देखने, सुनने इन सबसे रह गया उनका अनुभव। कवि के लिए इन सारे अनुभवों की आवाज सुनना जरूरी। और अशोक वाजपेयी इसे भरपूर सुनते हैं। इसीलिए उनकी कविताएं इन सब अनुभवों की कविताएं, जिनसे मिले उन व्यक्तियों की कविताएं हैं। उन्होंने जो संगीत सुना उनकी कविताओं में है, जो चित्र देखे वो भी उनकी कविताओं में है। उन्होंने जो किताबें पढ़ी, चाहे प्राचीन संस्कृत साहित्य की नायिकाओं की कथा पढ़ी या आधुनिक विश्व साहित्य की त्रासदियां, वो सब भी उनकी कविता में है। भाषा के अनुभव दरअसल जीवन के अनुभव होते हैं। अशोक वाजपेयी इस बात में हमारा विश्वास बार बार दिलाते हैं कि भाषा के अनुभव दरअसल जीवन के अनुभव होते हैं। ध्वनि का अनुभव भी जीवन का ही अनुभव होता है। अशोक वाजपेयी की कविताओं पर संगीत की वर्षा होती है। ये कविताएं ध्वनि से सतत आर्द्र रहने वाली कविताएं। आप याद कीजिए, इन सब अनुभवों पर अशोक जी के पास कई कविताएं, संगीत का अनुभव, ध्वनियों का अनुभव, मौन का अनुभव, ये सब कवि की अव्यक्त संपदाएं होती हैं। कवि को मिला प्रकाश होता है और उसका अस्तित्व कई बार इन्हीं की छायाओं से पता चलता है। अशोक वाजपेयी की कविता में अनंत छायाएं हैं। छायाओं का एक व्यापक छलावरण भी है। इसीलिए ये अनुभव की अराजकता की कविताएं भी। मुक्तिबोध कहते थे ये बात, अनुभवों की अराजकता। ये अराजकता आखिर क्या होती है। अनुभवों की अराजकता, कई लोगों को लगता है कि तंत्र विहीन, अनुशासनहीन होना ही अराजकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हो जाए तो द ग्रेट अनार्किज्म जो है वो हास्यास्पद हो जाएगा। अनार्किज्म, द ग्रेट अनार्किज्म कितना भी असफल है, लेकिन वो हास्यास्पद तो नहीं ही रहा। अराजकता दरअसल सत्ता का एक विरोध है। जो कुछ राजक है उसका विलोम अराजक है। जब अशोक वाजपेयी ने कविता लिखने की शुरुआत की थी, तब अनुभवों का एक पैटर्न बना दिया गया था। सामाजिक यथार्थ और विचारधारा से प्रेरित एक काव्य सत्ता पूरे परिसर में डोल रही थी। कविता के विषयों से लेकर शब्दावली तक कविता का एक खास पैटर्न था। अनुभव सभी के पास थे, लेकिन वो अराजकता कम ही के पास थी। पैटर्न की उस सत्ता को, पैटर्न की भी एक सत्ता होती है, पैटर्न की उस सत्ता को अशोक वाजपेयी ने अपनी कविता के भीतर अनुभवों की इसी अराजकता से चुनौती दी थी। और ये अराजकता प्रेम से आई, क्योंकि प्रेम विरोध का सबसे बड़ा अस्त्र है। आदिकाल से ये बात दिखाई पड़ती है। अशोक वाजपेयी ने प्रेम और मृत्यु को लेकर के जो अद्भुत कविताएं लिखी हैं, उनमें ये बात दिखाई पड़ती है।
हिंदी में शमशेर के बाद इतना वैविध्यपूर्ण सौंदर्य बोध शायद ही किसी दूसरे कवि में हो। एक समय तो अशोक वाजपेयी सौंदर्य के प्रति इतने आसक्त थे कि लगता था जैसे वो सौंदर्य के कार्यकर्ता हैं। भारतीय परंपरा में तो कवि सौंदर्य का ही कार्यकर्ता होता है। हालांकि आधुनिक संदर्भों में सौंदर्य का अर्थ इतना संकुचित हो गया है कि सौंदर्य का कार्यकर्ता ये शब्दबंद सुनते ही अजीब लगने लगता है। तो खैर, ये सौंदर्य जो है वो मृत्यु के बोध में भी है, मृत्यु के बाद दोबारा जन्म लेने की अवधारणा में भी है। अशोक वाजपेयी की हिंदी के वो कवि हैं जिनके पास पुनर्जन्म की इतनी सारी कविताएं। मृत्यु के बारे में लिखी गई कविताएं दरअसल जीवन का स्वीकार हैं, जीवन का उत्सव हैं। जिन भाषाओं और संस्कृतियों में मृत्यु को लेकर, मृत्यु के बारे में, मृत्यु के आसपास एक विशिष्ट समझ होती है, उनमें जीवन से लबालब कविताएं लिखी जाती हैं। ऋग्वेद इसका उदाहरण है, जिसके 10वें मंडल में मृत्यु के अंगीकार की अद्वितीय कविताएं हैं, जहां मरने के बाद लौट आने की, अलग अलग तरीके से पुनर्जन्म पाने की कई इच्छाएं हैं, जो कि अशोक वाजपेयी के यहाँ भी प्रचुर हैं। वो इस पृथ्वी पर बार बार आना चाहते हैं और खुद को कई रूपों में देखना चाहते हैं। मैं कभी ये था, मैं एक समय वो था, मैं ऐसा था, मैं हरी पत्ती था, मैं लहर था, मैं जलप्रपात था, आदि आदि। वो अपने आप को इतने रूपों में देखना चाहते हैं, यानी अस्तित्व की सर्व संभावित छटाओं को याद करना चाहते हैं और उसे टुकड़ों में देखना, यानी यानी मनुष्य की आत्मखंडित चेतना की कविता लिखना, अस्तित्व की बहुवर्णी छटाओं को याद करना, याद करना, स्मृति। अशोक वाजपेयी की कविताओं का मूल टेक है स्मृति। एडम ज़गायवस्की की एक कविता है, मुझे बहुत प्रिय है। उसमें वो, उस कविता में वो अपने पिता से पूछते हैं कि पिता, दिन भर बैठे बैठे तुम क्या करते हो? उनके पिता कहते हैं, याद करता हूं। तो बिल्कुल उसी तरह अशोक वाजपेयी अपनी कविता में याद करते हैं, वो स्मरणशील हैं। दुनिया का सारा साहित्य दरअसल स्मृति के प्रति एक मोह है। स्मृत और विस्मृत दोनों में मृत है, किंतु ये दोनों मृत नहीं है। ये मृत नहीं बल्कि अनुपस्थित है। जिसे वो याद कर रहे हैं वो अनुपस्थित है, जिसे उन्होंने विस्मृत कर दिया है वो भी दरअसल अनुपस्थित है। अशोक वाजपेयी की कविता अनुपस्थित को लगाई गई एक कातर पुकार भी है। अपनी कविताओं के भीतर वो विस्मृति के विशाल जलाशय में खड़े होकर स्मृति का अर्घ्य देते हैं। और जैसा कि मिलान कुंडेरा ने अपने एक उपन्यास में एक जगह कहा है कि सत्ता के विरुद्ध मनुष्य का संघर्ष वैसा ही है जैसा विस्मृति के विरुद्ध स्मृति का संघर्ष होता है। सत्ता विशाल होती है, उससे लड़ने वाला मनुष्य एकाकी और अदना होता है। उसी तरह विस्मृति भी विशाल होती है। जीवन के ज्यादातर क्षणों को हम विस्मृत कर देते हैं, लेकिन विस्मृति अत्यंत चयनित होती है, छोटे छोटे क्षणों का गुच्छा होती है। तो उस छोटी छोटी स्मृतियों के सहारे हम विशाल काय विस्मृति से लड़ते हैं। छोटी स्मृतियों के सहारे विशाल काय विस्मृति से लड़ना डेविड और गोलायत के युद्ध की तरह है। ये गोलायत विशाल है, विस्मृति विशाल है। डेविड छोटा है, स्मृति भी छोटी होती है। तो गोलायत और डेविड में हमेशा डेविड कवि होता है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि प्रेम, उम्मीद, आकांक्षा, पीड़ा, यातना, स्मृति, ये सब अशोक वाजपेयी की कविता के रक्षक तत्व हैं। स्मृति के प्रति किया गया एक अतुल प्रयोग अशोक वाजपेयी को प्रसाद, अज्ञे, श्रीकांत वर्मा की पावन पंक्ति में खड़ा कर देता है। तो विश्व साहित्य में यही प्रयोग उन्हें रिल्के, जिबग्न्यू हर्बर्ट और ईस बॉनफुआ की पंगत में जगह देता है। अशोक वाजपेयी ने अपने गद्य में मुक्तिबोध के बारे में खूब बातें की हैं, लेकिन अपनी कविता के भीतर वो जिस एक हिंदी कवि से सबसे ज्यादा संवाद करते हैं
वो है अज्ञेय। मेरा मानना है कि अशोक वाजपेयी की कविताएं बहुत आंतरिक तौर पर अज्ञेय की कविताओं के साथ किया गया एक संवेदनात्मक वार्तालाप है। अरे वार्तालाप, संवाद, संवेदनात्मक वार्तालाप। आज से ठीक 100 साल पहले की एक बात याद आ रही है। पेरिस में एक प्रीति भोज का आयोजन हुआ था, जिसमें मार्शल प्रूस्त और जेम्स जॉयस दोनों आए थे। पहली बार दोनों एक जगह इकट्ठा हुए थे और दोनों ने यूरोपीय साहित्य को झंझोड़ के रखा हुआ था। 100 साल पहले की बात बता रहा हूं। एक ने यूलिसिस लिखा था तो दूसरे ने इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम। सब देखना चाहते थे कि दोनों आपस में क्या बात करेंगे। इस प्रीति भोज में दोनों एक साथ आए हुए हैं तो दोनों आपस में क्या संवाद करेंगे। तो आयोजकों ने मेज पे दोनों की कुर्सियां पास में लगवा दी ताकि 20वीं सदी की ये दोनों दिग्गज लेखक एक दूसरे से बात कर सकें। तो जेम्स जॉयस और मार्शल प्रूस्त दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया और उसके बाद कोई बात नहीं की। जितनी देर प्रीति भोज चलता रहा उतनी देर अगल बगल बैठे ये दोनों महान लेखक बिल्कुल खामोश बैठे रहे। उनमें कोई संवाद हुआ ही नहीं। शायद दो बड़े लेखकों के बीच संवाद मुश्किल होता है, लेकिन अशोक वाजपेयी के यहाँ इतनी सहजता से संवाद आता है कि क्या कहें। उन्होंने अपने समय के अधिकांश बड़े लेखकों को संवाद के एक सूत्र में पिरोया था और यह सब आने वाली पीढ़ियों के लिए एक दस्तावेज की तरह भी। तो ऐसा संवाद प्रिय व्यक्ति अपनी रचनाओं के भीतर भी भला संवादशील क्यों न होगा। संवेदनशील होने के साथ साथ संवादशील होना ये दुर्लभ कवियों के बीच होता है। कविता और कलाएं अनिवार्य रूप से ना बहुदेववादी पद्धति पे चलती है। यानी कवि एकेश्वरवादी नहीं होता। कवि के बहुत सारे देवता होते हैं और आमतौर पर उसके पूर्वज कवि होते हैं और वो अपनी कविता में कई पूर्वजों को याद करता है और उनकी कई शैलियों की आराधना करता है। तो इस पूरे उपक्रम को भी स्मृति की तरह देखा जाता है। इस संदर्भ में भी अशोक वाजपेयी की कविता अत्यंत समृद्ध कविता है। हमारे आसपास जो अच्छी कविता है वो उत्तरोत्तर दुर्लभ होती जा रही, क्योंकि ज्यादातर कवि अपने जीवन की सबसे सुंदर और सबसे महत्वपूर्ण बातें कविता के बाहर बोलने लगे। कविता उनके लिए ट्रिवियल यानी हस्बे मामूल चीजों का गुलदस्ता है और मानी खेज बातें वे कविता के चबूतरे से उतर के कहना चाहते हैं ताकि उन्हें ठीक ठीक समझ लिया जाए। कवि खुद को अच्छी तरह समझा देना चाहते हैं ताकि उन्हें दो अर्थों का भय न रहे। ये स्वप्न हो सकता है लेकिन कवि की नियति नहीं हो पाती। अशोक वाजपेयी ने ऐसा कोई स्वप्न देखा हो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी नियति ऐसी नहीं है। उन्होंने अपनी सबसे सुंदर और अपनी सबसे महत्वपूर्ण बातें कविताओं में कही हैं, हालांकि उन बातों का सौंदर्य अलक्षित है। वे बातें उस नरगिस की तरह हैं जो 1000 साल रोएंगी और तब जाके कोई दीदावर आएगा। दीदावर का जो इंतजार है वो कवि और नरगिस दोनों को मिला हुआ शाप। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ना समझा जाना बिल्कुल अलग बात है और गलत समझा जाना एकदम अलग बात। गलत व्याख्याओं का एक देवता होता होगा शायद। तो गलत व्याख्याओं का ये देवता भाषा के भीतर छिप के सोता है। उसे जगाने की ताकत सिर्फ दो में होती है, या तो साहित्य उसे जगा देता है या राजनीति उसे जगा देती है। साहित्य और राजनीति ये दोनों अपने अपने तय गलत व्याख्याओं के देवता को जगा देते हैं। और ये एक दिलचस्प बात है कि गलत व्याख्याओं का ये देवता भारतीय पुराकथाओं में विचरण करने वाले जो दैत्य हैं मधु कैटभ, ठीक उनकी तरह होता है कि गलत व्याख्याओं का ये देवता प्रारंभ में तो कवि का ही अनुचर होता है, लेकिन बाद में बार बार जन्म लेकर वो कवि का ही हनन करना चाहता है। तो ऐसे में कवि की रक्षा कौन करता है, कवि को कौन बचाता है? सत्य के अन्वेषण की आकांक्षा बचाती। कवि को न भाषा बचाती है न बिंब बचाता है, न उसकी राजनीति बचाती है न ही उसका समकाल बचाता है। चिरकाल से कवि को सत्य के अन्वेषण की यही आकांक्षा बचाती है।
जर्मन दार्शनिक था हाइडेगर, एक बात बहुत सुंदर कहता था कि सत्य एक ऐसा मैदान है जहां नश्वर मनुष्य और अमर देवता कभी कभी एक दूसरे से मिलने आते हैं। नश्वर मनुष्य और अमर देवता कभी कभी उस मैदान में एक दूसरे से मिलने आते हैं। तो इस वाक्य में नश्वर मनुष्य यानी स्मृति, अमर देवता यानी विस्मृति, और दोनों को जोड़ती है मैदान की तरह वो एक काव्यात्मक अनुभूति। और ये काव्यात्मक अनुभूति जितनी चिंतनशील होगी उतनी वो सत्य के निकट पहुंचती चली जाएगी। कवि ने सत्य पा लिया या ये नहीं पाया, यह हमें नहीं पता चला या नहीं पता चलता, लेकिन ये तो पता चल जाता है कि उसके भीतर सत्य के अन्वेषण की आकांक्षा है या नहीं। ये बात हमें काव्यात्मक अनुभूतियों की चिंतनशीलता से ही पता चलती है। और यही अशोक वाजपेयी की कविताओं का अलक्षित सौंदर्य भी है, काव्यात्मक अनुभूतियों की चिंतनशीलता। यही बाज दफा गलत व्याख्याओं को आमंत्रित करती। हम बहुधा बहुत हद तक उपयोगितावादी हो गए हैं। हम कवियों का उपयोग करते हैं, उनकी कविता का उपयोग करते हैं, हम उनकी कविता को छोड़ देते हैं, लेकिन उनकी कविता से उपजे पॉलिमिक्स का उपयोग करने लगते हैं। राजनीतिक रूप से हम इतने अधिक सतर्क और इतने अधिक सचेतन हो जाते हैं कि हम कविता के आसपास एक उपयोगितावादी संसार की रचना कर देते हैं। तो ऐसे में जो बातें हमारे एजेंडे को सूट करती हैं हम उनका उपयोग करते हैं, जो नहीं सूट करती उन्हें अलक्षित कर देते हैं। ऐसे तमाम काव्य गुणों को अलक्षित कर दिया जाता है। तो उपभोक्तावाद और अधिनायकवाद ये सब जो है हमें ये बखूबी सिखाते हैं। ये उपयोगितावाद जो कि हमारे लिए उपयोगी नहीं है, जो भी कुछ उनके लिए उपयोगी नहीं है वो उसे कूड़ेदान में डाल देता है, और जो कुछ उपयोगी नहीं है उसे समाज से बाहर भेज देता है। इसीलिए बहुत आसानी से अशोक वाजपेयी को प्रेम और श्रृंगार का कवि कह करके बात गोल कर दी जाती है, लेकिन उनके भीतर मौजूद जिंदगी की फांक को देखने से इनकार कर दिया जाता है। उनके शब्दों में कला से अधिक जीवन की उत्सव धर्मिता है, इसे अलक्षित किया जाता है। सत्य के अन्वेषण की जटिल आकांक्षा को नजरअंदाज कर दिया जाता है। अपने समय में शामिल होना ये कवि धर्म की विवशता होती, उसकी मजबूरी है। अपने समय में शामिल हुए बिना वो रह नहीं सकता। तो इसका एक साइड इफेक्ट भी है कि उसके समय की राजनीति उसकी कविता पर ऐसा दुष्प्रभाव डालती है, और उस दुष्प्रभाव का कोई मरम्मत, उसका कोई उपचार नहीं होता। तो काव्य गुणों का अलक्षित रह जाना एक दुष्प्रभाव। और खुद अशोक वाजपेयी ऐसा करने में सबकी बड़ी मदद करते हैं। खुद अशोक वाजपेयी तमाम लोगों की मदद करते हैं इस अलक्षित रखने के लिए। कोई अशोक वाजपेयी का नुकसान क्या करेगा, वो स्वयं अपना नुकसान किए बैठे हैं। कोई उनका घर क्या जलाएगा, वो कबीर की तरह खुद अपना घर जलाए बैठे हैं। वो जितने अच्छे कवि हैं उतने ही अच्छे गद्यकार हैं, उतने ही चर्चित आलोचक हैं। हमारे एक बुजुर्ग मित्र कहते थे, अगर आप सब जगह अच्छे हैं तो उन सारी अच्छाइयों का नुकसान आपकी कविता को उठाना पड़ेगा, क्योंकि सारी अच्छाइयों के आगे आपकी कविता की अच्छाइयों को अलक्षित कर दिया जाए। चलते चलते ये एक बात जो बरसों से मेरे मन में, अपनी बात को खत्म करने से पहले, ये जो बात बरसों से मेरे मन में चलती है वो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ, कि मुझे नहीं पता कि अच्छी आलोचना और अच्छे आयोजनों ने अशोक वाजपेयी के कवि को कितना लाभ पहुंचाया। ये मुझे कभी पता नहीं, या समझ में नहीं आया मुझे। अशोक वाजपेयी ने कई बार एक किस्सा सुनाते हैं जिसमें एक पंक्ति बार बार आती है, अंग्रेजी की पंक्ति है, जिससे में कहते हैं वो कि पोइट्री इज गुड बट टी इज बेटर। उस किस्से में जो है कविता और चाय की तुलना कहीं हो जाती है। तो कोई कहता है कि पोइट्री इज गुड बट टी इज बेटर, यानी कविता अच्छी है लेकिन चाय उससे भी अच्छी है। यानी जब भी कभी कविता के मुकाबले कोई दूसरी चीज रख दी जाएगी तो अक्सर उसे कविता से बेहतर मान लिया जाएगा, कविता को कमतर कह दिया जाएगा, क्योंकि हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जो कम अक्ल है, जो कम संवेदनशील है, जो कि अधिक चालबाज है, अधिक दामनकारी है और फूहड़ तरीके से महत्वाकांक्षी है। ये कविता को कमतर जताने की सारी कोशिशें करता हुआ समय। मुझे याद पड़ता है, जामपाल सार्त्र तो कविता को साहित्य ही नहीं मानते थे।
जॉन पॉल सार्त्र की एक किताब है व्हाट इज लिटरेचर, उसमें वो कई बार कहते हैं कि गद्य की विधाएं ही दरअसल साहित्य की असली विधाएं। सार्त्र के अपने कारण है, वो ऐसा क्यों कहते थे, उनके अपने तर्क हैं, उनके तो कभी अलग से बात होगी। लेकिन जो बात मैं यहाँ कहना चाहता हूं वो ये कि कविता को अन्य विधाओं के मुकाबले में खड़ा करने की जल्दबाजी करने वाले जो लोग होते हैं वो शायद कविता के प्रति प्रतिशोध का भाव रखते होंगे। तो उपयोगितावादी तर्कों के सहारे वो अशोक वाजपेयी की कविता को खारिज करने का प्रयास करते ही रहते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि गद्य कविता का विलोम नहीं होता। एक सुंदर गद्य अपने आप में काव्यात्मक गद्य होता है। और मान लिया जाए कि अशोक वाजपेयी की सारी कविताओं को नकार दिया जाए, तब भी उनके गद्य से सुगंध की तरह निकलती हुई उस कविता को कोई कैसे नकार सकता है। उनके गद्य में भी तो कविता है। पिछले 40-50 वर्षों में जिस कवि के गद्य ने हिंदी के सबसे ज्यादा कवियों को प्रभावित किया है वो है अशोक वाजपेयी। उनके निबंधों की भाषा आगे चलकर हिंदी आलोचना की, मुख्य हिंदी आलोचना की भाषा बन गई। कविता का गल्प, कविता का प्रदेश, कविता का भूकल, कविता का रसायन, अज्ञेय की तरह ही, ठीक अज्ञेय की तरह अशोक वाजपेयी ने भी हिंदी को कई सारे शब्द बंध दिए हैं। ये सब उनके आलोचनात्मक निबंधों में है, लेकिन मैं रूढ़ अर्थों में उन्हें आलोचक नहीं मान पाता। मुझे लगता है उन्होंने आलोचना नहीं लिखी है, उन्होंने अपनी धारणाएं लिखी हैं। वो एक ऐसे कवि हैं जिनके पास दूसरों के काम को लेकर, दूसरों की रचनाओं को लेकर स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं, शक्तिशाली धारणाएं हैं, और उन्हीं को वो गद्य में व्यक्त करते रहते हैं, जिसे हमारे यहाँ आलोचना मान लिया जाता है। तो अशोक वाजपेयी का ये जो आलोचनात्मक लेखन है वो दरअसल एक कवि द्वारा किया गया रचनात्मक लेखन। इसे मैं उसी तरह देखता हूँ जैसे 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 व्लादिमीर नबोकव का पूरा धारणात्मक लेखन। व्लादिमीर नबोकव ने बहुत सारा धारणात्मक लेखन इस तरह किया है। या जैसे जेएम कोएट्जी अपने समय के लेखकों के बारे में स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस जैसी बातें लिखते हैं अपनी किताबों में। या जैसे चेस्वाव मिवोश ने अपने समय या अपने पूर्वज कवियों पर लिखा, या एडम ज़गायवस्की अपने समय की रचनाशीलता के बारे में लिखते हैं। दरअसल अपने लेखन में खुद अशोक वाजपेयी इन सभी विश्व के इन तमाम बड़े लेखकों के समकक्ष हैं, और अपनी धारणाओं को भी वो इन्हीं की तरह, ठीक इन्हीं की तरह दृढ़ता से अभिव्यक्त करते हैं। और ये अभिव्यक्ति अविराम चल रही है, और यही अभिव्यक्ति उन्हें अपरिमेय बना रही है, और यही उन्हें अनिवार्य अंतर्विरोधों से भर रही है। और यही, संभवतः यही अशोक वाजपेयी के साहित्य का आत्म सत्य भी है। अविराम, अपरिमेय, अनिवार्य अंतर्विरोध। अशोक वाजपेयी के साहित्य का आत्म सत्य, अविराम, अपरिमेय, अनिवार्य अंतर्विरोध। तो ये कह करके मैं जो भी कुछ मैं समझ पाया, जो भी कुछ मैं अपनी पढ़त से कुछ जान पाया, वो मैं यहाँ कह सका। बहुत धन्यवाद आपका अर्पण जी। मैं पानी पीता। जी जी जी, शुक्रिया गीत जी, इस बेहद बेहद महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए। और मित्रों, आप सभी गवाह हैं, जानते हैं कि जब भी हम गीत चतुर्वेदी को सुनते हैं ऐसा लगता है जैसे किसी लंबी कविता को भी सुन रहे हैं। आज भी ऐसा ही अनुभव हुआ, और तमाम संदर्भों के बीच गीत जी ने अपनी बात रखी। कुछ कह रहे थे गीत जी, कुछ आप कह रहे थे शायद? नहीं नहीं, बस 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 मैंने कह लिया। अब मैं पानी पी करके बस मैंने कह लिया। मुझे जी जितना कुछ, जी, बहुत ही हाँ, अच्छा, बहुत बहुत ही धन्यवाद। अच्छा लगा आपको सुनना। और इस बहाने अशोक जी के कई पक्षों पर आज चर्चा हुई। और जो मित्रों हमने
आज के इस वक्तव्य के लिए, गीत जी के इस वक्तव्य के लिए जो शीर्षक हम लोगों ने विचार करके रखा था, गीत जी ने ही रखा, अशोक, अविराम, अपरिमेय। ये जो तीन विशेषण हैं, या ये जो तीन धारणाएं हैं जिसकी बात अभी गीत जी कर रहे थे, स्वयं गीत चतुर्वेदी की वे धारणाएं अशोक जी के लिखे रचे को लेकर हैं, इसे भी हम आज समझ पाए। जब गीत जी आप तिर्यक दृष्टि की बात कर रहे थे तो मुझे आपकी वह कविता याद आ रही थी, पेपर वेट। हाँ, कवि की जो तिर्यक दृष्टि है कविता में हो या उसके वक्तव्य में हो, तो वह कई तरह से गोचर होती है, कई तरह से स्पष्ट होती है। तो पेपर वेट एक ऐसी ही कविता है, तो क्यों नहीं, जब हमारा कवि हमारे साथ उपस्थित है तो उसकी यह कविता सुन ली जाए। गीत लिखते हैं, कितनी तेज हवा चल रही थी उस समय, अगर तुम्हारा एक आंसू इस कागज पर न पड़ा होता तो यह कब का उड़ चुका होता। तो तो कहीं पेपर वेट नहीं, कुछ नहीं, कैसे इतनी बड़ी बात इतनी बारीकी से कह दी जाती है। कुछ दुखद घटनाएं घटी थी और उस कारण से यह एकाग्र स्थगित भी हुआ था। कई मित्रगण जानते हैं और कई नहीं भी जानते होंगे। तो हमने एक बात शुरू में कही थी कि अशोक जी के यहाँ भी कैसे वे मनोभाव या वे अलग अलग मूड्स आते हैं, स्वयं गीत जी ने भी आज के इस वक्तव्य में रखा। एक और कविता मुझे याद आ रही है, गीत चतुर्वेदी की ही, पंचतत्व। वह भी मित्रों एक बेहद क्या कहिए, बेहद बेहद उसको कहिए कि सदाशयता कहिए, निश्चलता कहिए, कहीं आत्माभिव्यक्ति कहिए, जो कहिए वो उसमें है, आकांक्षा कहिए, उसकी बात भी अशोक जी के संदर्भ में कर रहे थे। बहुत ही प्यारी कविता। तो मुझे लगता है कि आज हम इसको भी सुन लें। पंचतत्व, क्षिति जल पावक गगन समीरा, इसको लेकर भारतीयता की पूरी अवधारणा है, पूरा दर्शन है। हम सभी जानते हैं एक कवि कैसे उस परंपरा में अपनी ओर से उसी परंपरा को लेता हुआ कैसे अपनी ओर से कुछ चीजें जोड़ता है। यह कविता उसका भी उदाहरण है। मैं इसको पढ़ता हूं, फिर कुछ एक आध बात और करेंगे। पंचतत्व, गीत चतुर्वेदी। मेरी देह से मिट्टी निकाल लो और बंजरों में छिड़क दो, मेरी देह से जल निकाल लो और रेगिस्तान में नहरें बनाओ, मेरी देह से निकाल लो आसमान और बेघरों की छत बनाओ, मेरी देह से निकाल लो हवा और कारखानों की वायु शुद्ध कराओ, मेरी देह से आग निकाल लो, तुम्हारा दिल बहुत ठंडा है, तुम्हारा दिल बहुत ठंडा है। यह जो ठंडापन है, इसकी भी चर्चा आज हुई कि कैसे एक कवि को सीमित कर देने की कोशिशें की जाती रही हैं। अशोक वाजपेयी भी उस अभियान के, उन बुरी नियतों के शिकार हुए हैं। बालकीर्ति जी की एक प्रतिक्रिया आ रही है। सुरेश सरिल जी की असामयिक मृत्यु से बेहद दुख है। मैं भी अभी कहीं देख रहा था कि सुरेश जी की जी 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 अभी उनकी उनके इसी कमेंट से सूचना मिल रही है। जी जी जी। ये तो और मुझे याद है कि जब दिल्ली में जी अशोक वाजपेयी जी से मेरी मुलाकात हुई थी एक इंटरव्यू के सिलसिले में, तब वे वहां वाइस चांसलर बने हुए थे और सफदरजंग इनक्लेव में ही
तत्काल मतलब टेम्पोररी ऑफिस था उस विश्वविद्यालय का। तो जब मैं उनसे मिलने गया था तो जहां तक मुझे याद है उस समय सुरेश सरेल जी वहां उपस्थित थे। तो निश्चय ही हम सभी के लिए यह एक दुख की घड़ी है भी खड़ी है। और उन्हें नमन करते हैं। और ये दोनों अच्छे मित्र भी रहे और कई सारी चीजें इन दोनों रचनाकारों ने मिलकर साथ की भी हैं, हम सभी बिल्कुल जानते हैं। बिल्कुल। जी जी। और और एक और आज दोनों। अवसर है तो हाँ। छोटी सी उस पर भी चर्चा हम लोग कर लें। मित्रों, आज 22 फरवरी है। आज 22 फरवरी है। और आज सैयद हैदर रजा अगर जिंदा होते तो 101 वर्ष के होते। अरे हाँ हाँ बिल्कुल। जी जी। और हम आज गीत चतुर्वेदी जी को सुन रहे हैं। वे स्वयं सैयद हैदर रजा फेलोशिप से सम्मानित भी हैं। हम्म, जी जी। और बिल्कुल। अभी एक उनके चित्रों की एक बड़ी प्रदर्शनी पेरिस में चल रही है। और अशोक वाजपेयी जी का जो यह नया जो कभी कभार में जो एक नया आलेख आया दबायर में जो प्रकाशित हुआ 19 फरवरी को, संभवतः वे वहीं पेरिस में ही बैठकर लिख रहे होंगे। तो हाँ उसका एक हिस्सा मैं पढ़ता हूं, क्योंकि आज रजा जैसी एक बड़ी शख्सियत की 101वीं जयंती है। जयंती है तो उस बिल्कुल। अवसर पर जी जी। तो अशोक वाजपेयी जी लिखते हैं इस अपने इस नवीनतम आलेख में कभी कभार के अंतर्गत याद करते हैं 1948 में सैयद हैदर रजा का पूरा परिवार पाकिस्तान चला गया था। वे यह कहकर नहीं गए वे रजा यह कहकर नहीं गए कि भारत उनका वतन है और वे उसे नहीं छोड़ सकते। अब विडंबना यह है कि उनके कला जीवन की सबसे बड़ी प्रदर्शनी पेरिस के कला संग्रहालय में हो रही है, भारत के किसी कला संस्थान में नहीं। पेरिस में रजा प्रसंग में विश्व प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर होमी भाभा की उपस्थिति और मुखरता रोमांचक है। इसी जॉर्ज पाम्पिदू केंद्र में 1980 के दशक में एक प्रदर्शनी आयोजित हुई थी जिसका शीर्षक था धरती के जादूगर। और उसके कैटलॉग पर उस समय भारत भवन में सक्रिय गोंड प्रधान युवा चित्रकार जनगर सिंह श्याम की एक कलाकृति आवरण चित्र के रूप में प्रकाशित थी। यह सुखद संयोग है कि जनगढ़ पाठनगढ़ के थे, जहां एक जमाने में प्रसिद्ध नृतत्व शास्त्री वेरियन एल्विन भी रहे थे, और जो उस समय मंडला जिले में ही आता था, जहां रजा ने अपना आरंभिक जीवन बिताया। और मंडला शहर ही अब उनकी कब्र है। होमो इस प्रदर्शनी के उत्तर राग पर बोले, जैसे जीवन में वैसे ही साहित्य और कलाओं में कहीं लौटना जहां से आप दूर चले गए होंगे, सारी आकांक्षा और कोशिश के बावजूद हो नहीं पाता। हम जो जगह और ठिकाने छोड़ते हैं वहां फिर कभी लौट कर आ नहीं पाते। जगह भी इतनी बदल गई होती है इस बीच कि वही नहीं बची रहती जैसी हम छोड़ कर गए थे। आधुनिक जीवन की लगभग अटल विडंबनाओं में से एक यह है कि हम लौटते तो हैं पर लौट नहीं पाते। इसी थीम पर यह पूरा आलेख है। आगे लिखते हैं अशोक जी। जी मैं पढ़ता हूं, एक दो प्रतिक्रियाएं भी साथ में लेता चलूं। आगे लिखते हैं वे, जीवन और सृजनात्मकता दोनों ही हमसे बहुत बड़ी कीमत वसूलते हैं। रजा ने जो नर्मदा नदी छोड़ी, जो मंडला, दमोह, नागपुर छोड़े, जो बंबई छोड़ा, वहां वे बाद में कई बार आते जाते रहे,
पर वे सब काफी बदल गए। उनके दिन जैसे इन शहरों के पंचांग में बसे नहीं, धुल पुछ गए। रजा को इस ट्रेजेडी का गहरा एहसास था और उनके कई चित्रों, उन पर अंकित कविता पंक्तियों में प्रकारांतर से यह व्यथा दर्ज है। वे फ्रांस में अजनबी की तरह रहे और भारत भी अजनबी की तरह आते रहे। उन्होंने अपना अंतिम समय भारत में ही बिताया, पर वे रहे अजनबी की तरह, जिसने अपनी अजनबियत की अनिवार्यता स्वीकार कर ली थी। उनके चित्रों में व्याप्त भारतीय अभिप्रायों को यह लौट न पाने को कला द्वारा अतिक्रमित करने की चेष्टा के रूप में देखा जा सकता है। एक दो हिस्सा और पढ़ता हूं गीत जी, उसके बाद फिर हम लोग इस कार्यक्रम को विराम देंगे जी। अंतिम 2 पैरे और हैं। बिल्कुल। अंतिम 3, माफ कीजिए जी। कबीर का एक पद जो लोक परंपरा से ही आया था, कुमार गंधर्व गाते थे। हम परदेसी पंछी बाबा अनि देसरा नाही। जो जीवन मुक्ति खोजते हैं उनके लिए तो यह सारा संसार अनिदेसरा नाही है। पर कला और कविता शायद या अक्सर ऐसी मुक्ति नहीं चाहते। वे संसार में ही मुक्ति चाहते हैं, संसार से मुक्ति नहीं। भाभा कहते हैं कि जो संभव है वह है सांस्कृतिक अनुवाद। वही जैसे रक्त की एक नई सिद्धि का आधार या साक्ष्य हो सकता है। यह एक जटिल स्थिति है, अनेक विडंबनाओं, अंतर्विरोधों और निराशाओं में गुंथी हुई, और इसी से कलात्मक संभावना निकलती है। इस संभावना को रजा साध पाए। उनके स्वदेश में इस समय अंदरूनी सरहदें लगातार खींची और कई बार खून से सींची जा रही हैं। उनके बरक्स उनकी कला विभिन्नता को खारिज नहीं, आत्मसात करती है। रजा भौतिक अर्थ में लगभग 5.5 साल अपने अंतिम चरण में लौटे। उससे पहले 1948 में जब उनका पूरा परिवार पाकिस्तान चला गया था, वे यह कहकर नहीं गए कि भारत उनका वतन है और वे उसे नहीं छोड़ सकते। यह वही हिस्सा है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, इसी का वो वहां से लिया था। आगे भी लिखते हैं अशोक जी कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय और भारत भवन में, जहां उनका भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक संग्रह मौजूद है, ऐसी कोई प्रदर्शनी नहीं हो रही। जबकि राष्ट्रीय संग्रहालय को तो अभी तभी 2017 में हमने प्रस्ताव दिया था और भारत भवन को एकाधिक बार। इसका एक दुराशय यह है कि रजा को भारतीय राज्य लौटने नहीं दे रहा है। वे कला जगत अपने असंख्य प्रेमियों के पास तो लौटे हैं, पर लोकतांत्रिक भारत की राज्य संस्थाओं में नहीं। इस नतीजे से बचना मुश्किल है कि ऐसा इसलिए भी हो रहा है कि वे मुसलमान थे। तो इस तरह से रजा पर लगातार काफी कुछ लिखते रहे हैं अलग अलग अवसरों पर, और इसी कभी कभार में पिकासो की कविता पर भी एक बेहद महत्वपूर्ण आलेख है उनका। और जिस तरह से रजा पेरिस में दशकों तक रहे, पिकासो भी वहां लंबे समय तक रहते हैं, और इसकी भी बात अशोक जी अपने इस दूसरे आलेख में करते हैं, पिकासो की कविता में। तो मित्रों, आज हमने इस बहाने, चूंकि आज सैयद हैदर रजा की 101वीं जयंती है, तो यह आवश्यक था। तो यह चर्चा भी कुछ अपेक्षित थी, और हमने आज की कड़ी में गीत चतुर्वेदी जी को सुना, बहुत अच्छा लगा। आप सभी मित्रों का हार्दिक धन्यवाद। गीत जी, एक बार पुनः शुक्रिया कि आपने समय निकाला और इतनी आपका भी बहुत अच्छी शुक्रिया, बात और यहाँ सुनने वाले तमाम दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
जी धन्यवाद मित्रों। अशोक वाजपेयी जी पर यह एकाग्र जारी है। कल एक नई कड़ी में मिलते हैं। शुभ रात्रि।